पहला सवाल है हमारा। इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर हेडशिप ऑफ। इंडियन एजुकेशन कमीशन कब हुआ था और किसकी निगरानी के अंदर हुआ था? इंडियन एजुकेशन कमीशन ये 1882 के अंदर हुआ था। और सर विलियम हंटर जो हैं, जिसे हम हंटर कमीशन भी बोलते हैं, इसे हम हंटर कमीशन भी बोलते हैं 1882 का। तब जो है वो विलियम हंटर की निगरानी के अंदर ये इंडियन एजुकेशन कमीशन जो है वो हुआ था। ठीक है। इसके अंदर किन बातों के ऊपर जोर दिया था वो मैंने अलग से मेंशन कर दी हैं। सोशियोलॉजिकल रूल्स ऑफ एजुकेशन आर। सोशियोलॉजिकल रूल्स ऑफ एजुकेशन क्या हैं? क्रिएटिव, क्रिटिकल, एवेल्युएशन या कंजर्वेशन, क्रिटिकल और क्रिएटिव, पेडागोजिकल, क्रिटिकल, कंजर्वेशन। जी ठीक है। ये जो रिपीटेड है ना, इसका आपने मुझे ना बाद में मैसेज कर दीजिएगा। मैं साथ के साथ डिलीट नहीं कर सकता, तो मैं बाद में ना इसको डिलीट कर दूंगा। जैसे ही क्लास एंड हो ना, तो कहीं पे लिखते रहें, मुझे शेयर कर दीजिएगा। मेरे पास स्टिल लाइट नहीं है, इस वजह से करके जो है ना वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसका आंसर है कंजर्वेशन, क्रिटिकल और क्रिएटिव। ठीक है। जो सोशियोलॉजी के रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ एजुकेशन है, ये कंजर्वेशन यानी सोसाइटी को हम कंजर्वेटिव के तौर पे भी ले रहे होते हैं, ये कुछ चीजों को हम लेके चलना होता है। और क्रिटिकल और क्रिएटिव भी। ठीक है। इसको मैंने टिक किया था। इन लर्निंग बाय डूइंग कम्स थ्रू। लर्निंग बाय डूइंग जो हम करते हैं, ये कहाँ से आती है, कैसे शुरू होती है? ऑब्जर्वेशन, क्या हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं फिर हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं? इमिटेशन, कि लर्निंग बाय डूइंग करने के लिए हमें पहले कॉपी करना पड़ता है। स्किल, लर्निंग बाय डूइंग स्किल से आती है, यानी जो हम कर रहे होते हैं वो स्किल से आता है। या थ्योरीज से लर्निंग बाय डूइंग होती है? जी, लर्निंग बाय डूइंग देखें, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, अब स्केल तो खुद एक काम है। अब स्केल कहाँ से आएगी? बात तो वही हो रही है ना, स्केल कहाँ से आएगी? तो वो इमिटेशन से आती है। हम किसी को पहले कॉपी करते हैं, किसी को देखते हैं, उसके बाद हम करते हैं। सिंपल ऑब्जर्वेशन एक ब्रॉडर टर्म है, पहला इसलिए नहीं होगा कि ऑब्जर्वेशन करना और होता है, वो तो आप किसी चीज को, लेकिन इमिडिएट व किसी को कॉपी करके उस तरह करें, तो वो लर्निंग। यानी पहले हम किसी को कॉपी करते हैं फिर करते हैं, ये इमिटेशन इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिकरेंस, डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज। इंसान की जो डेवलपमेंट है। सर बी टाइप करना था, सी हो गया। अच्छा, आप अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रिकरेंस, डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज। इंसान की जो डेवलपमेंट है लॉ ऑफ रिकरेंस के अकॉर्डिंग, ये क्या होती है? क्या इंसान की डेवलपमेंट एक्सट्रीम टू मिडल होती है, यानी सबसे बहुत ज्यादा से कम होती है? मिडल टू एक्सट्रीम, मिडल से यानी कम से ज्यादा की तरफ हो रही होती है? मिडल टू आउटर, मिडल से बाहर की तरफ, या ऑल ऑफ द अबव? बड़ा आसान सा सवाल है, थोड़ा सा देखें कि जब हम कोई चीज बार बार कर रहे होते हैं, कोई काम हम बार बार कर रहे होते हैं, तो हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है। और जो डेवलपमेंट होती है वो कहाँ से कहाँ हो रही थी? मिडल टू एक्सट्रीम हो रही थी, यानी पहले हम किसी और दर्जे पे थे, अब उससे हायर दर्जे के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मिडल टू एक्सट्रीम पे जाएंगे हम, ना कि एक्सट्रीम टू मिडल आएंगे, ना कि मिडल टू आउटर जाएंगे। यानी जब हम बार बार कोई काम करेंगे तो हमारे अंदर बेहतरी आएगी। इन लर्निंग बाय डूइंग, सॉरी पीछे जा रहा था। अच्छा, हेरिडिटी रेफर्स टू ऑल दोस ट्रेड्स whom a child acquires from। हेरिडिटी के अंदर वो तमाम ट्रेड्स आती हैं जो बच्चा हासिल करता है। कहाँ से हासिल करता है? इन्वायरमेंट से। अब इन्वायरमेंट तो हेरिडिटी है ही नहीं। ठीक है। इसके अलावा हासिल करता है ओव्यूम, जैसे ये माँ का होता है, और स्पर्म मेल की तरफ से होते हैं। तो ये तो एक अलग से एंटिटी है, यानी ना मर्द की तरफ से सारी चीजें आ रही होती हैं, ना औरत की तरफ से 100%। वो जो होता है, जो बच्चे के अंदर जो ट्रेड्स होती हैं वो होती हैं, ये पेरेंट्स की तरफ से होती है। ठीक है, दोनों की तरफ से जो ट्रेड्स हेरिडिटी के अंदर बच्चे को मिलती हैं, उसे हम बात बोल रहे होते हैं।
इन द एजुकेशनल लिटरेचर ऑफ अरब्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर करिकुलम। अरबी के अंदर जो है जो करिकुलम है उसको क्या कहते हैं? जी, लाइट आ गई है। और इसको कहते हैं मिनहाज। क्या बोलते हैं? मिनहाज। अरबी में ये मिनहाज अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है करिकुलम। मिनहाज हमारी यूनिवर्सिटी भी है लाहौर के अंदर, डॉक्टर तहर अब्दुल डॉक्टर तहरुल कादरी साहब की, ठीक है। और उनकी वैसे कोई और यूनिवर्सिटी हैं लाहौर के अलावा पाकिस्तान में? और इदारे तो उनके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं तकरीबन। तो लाहौर के अलावा ये मिनहाज यूनिवर्सिटी है, इसके कैंपस कहीं और हैं क्या? कोई जानता है? मतलब पाकिस्तान में कहते हैं बैर भी उनकी हैं, बैर करनी पाकिस्तान में कोई है? और थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस a teacher assess the level of understanding, interest and intention of the children in the class। किस तरह से टीचर जो है वो बच्चे का अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैसे हमें पता चलेगा कि बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है, बच्चा जो है ना वो अटेंशन दे रहा है, कैसे पता चलेगा? तो हमें असेसमेंट से पता चले, ठीक है ना। जब हम असेस यानी बच्चे को चेक करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि ये बच्चा कितना बेहतर हो रहा है, कितनी तवज्जो कर रहा है, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, तो असेसमेंट होगा। द होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट अप दार अरकम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दार अरकम यानी कि अरकम का घर, दार में नहीं घर, दार अरकम का ये कहाँ पे? वैल्यूएशन थोड़ा एट द एंड होता है। असेसमेंट को ना हम वैसे मतलब में लेते हैं जो चल रही होती है वैसे, तो उस वजह से करके कहा होगा, ठीक है। वो उसमें हम अपने कमेंट्स भी दे रहे होते हैं। एवेल्युएशन के अंदर तो हम फाइनल फैसला साजी की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा, दार अरकम ये मक्का के अंदर, ठीक है। दार अरकम मक्का के अंदर है। एक सहाबी थे ओहद पहाड़ के नीचे। ओहद पहाड़ नहीं नहीं, कोई सफा था शायद, हाँ कोई सफा पहाड़ के नीचे उनका घर था, पहाड़ी की नीचे बिल्कुल। तो वहां पे हबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुफिया तौर पे जाया करते थे, और चंद सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन आते थे और वहां उनको तबलीग करते थे। द मॉडिफिकेशन अकर्ड इन ह्यूमन करेक्टर आर कॉल्ड। जब इंसान के किरदार के अंदर कोई मॉडिफिकेशन हो, कोई तब्दीली हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एजुकेशन, लर्निंग, टीचिंग, करिकुलम। तो लर्निंग कहते हैं यानी जब चेंज इन बिहेवियर वाली बात हो गई ना, तो उसके करेक्टर के अंदर कोई तब्दीली हो रही है इंसान के, तो वो बेसिकली कोई उसकी लर्निंग हो रही है। इसको एजुकेशन भी कह सकते हैं किसी हद तक, कि एजुकेशन भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर किरदार के अंदर तब्दीली होती है। तो लर्निंग ज्यादा स्पेसिफिकली हम इसलिए कहते हैं कि लर्निंग के अंदर जो है वो हम तब्दीली कर रहे होते हैं, तब्दीली की बात करते हैं। इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फसाइजेस ऑन। दो तरह की अप्रोचेस हैं, एक बरतानिया की है और एक यूएसए की है। जब बात आए ऑब्जेक्टिव की, कि कौन लर्निंग ऑब्जेक्टिव को फोकस करता है, तो वो यूएसए है। जहां बात आए यूके की, तो ये टीचर और कंटेंट प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, टीचर और कंटेंट प्रेजेंटेशन। व्हाट इज नॉट द मोड ऑफ CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का कौन सा मोड नहीं है? क्या इसके अंदर ट्यूटोरियल मोड होता है? नहीं, यूएसए वाले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। यूके वाले टीचर कैसा है और कंटेंट कैसा है उसकी बात करते हैं। अच्छा, ड्रिल में बार बार प्रैक्टिस करना, वो भी हम कंप्यूटर से करते हैं। सिमुलेशन मोड के वो भी होता है कि डम्मी किस चीज की जगह। जो क्वेश्चन मोड है ना, कंप्यूटर को हम बात करेंगे, वो हमसे सवाल करेगा, ये नहीं होता, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन्स हैज, ये कॉग्निटिव डोमेन है, इसके अंदर कितनी हमारे पास जो है वो कितने सब ग्रुप्स हैं? नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन। 6 हैं नादिया, 6 हैं, ठीक है। बेंजामिन बलूम ने 1956 के अंदर जो है बलूम टैक्सोनॉमी दी थी, जिसके अंदर कॉग्निटिव डोमेन उसने दी थी, उसके अंदर पहले 6 हैं, ठीक है, तो मैंने आपके साथ बता दी। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज।
कोऑपरेटिव लर्निंग की सबसे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि क्या इफेक्टिव लर्निंग होती है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है, कोऑपरेटिव डिवीजन? मुझे लग रहा है ये सवाल रिपीट है कहीं पे, ये जरा लिख लें, मुझे बाद में बता दीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है जब कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही होती है एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, उनका एक होता है टीचिंग ऑफ टॉलरेंस इज थ्रेशोल्ड ऑफ, तो बुर्दबारी सिखाना, टीचिंग ऑफ टॉलरेंस इज थ्रेश, ये किस में आता है? बेटरमेंट, सोसाइटी, वैल्यू या पीस? अब बेटरमेंट नहीं है, सोसाइटी को छोड़े, टॉलरेंस है एक, बेसिकली एक वैल्यू है, टॉलरेंस एक वैल्यू है। तो टीचिंग ऑफ टॉलरेंस इज थ्रेशोल्ड भी बेसिकली जो है ना, टॉलरेंस ये वैल्यूज के अंदर आएगा कि हमें, यानी अगर आपने उस्ताद पढ़ा रहा है तो उसकी वैल्यू है कि उसके जो है ना उसके ऊपर बर्दाश्त उसके पास होनी चाहिए। पीस भी कह सकते हैं कि अमन होना, सुकून होना चाहिए, उस्ताद की पर्सनैलिटी चिल होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, लेकिन वैल्यू थोड़ा ब्रॉडर है, इसको कर लेते हैं। आई हैव सेंट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ परफेक्टिंग गुड मोरल्स, मैं अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। किसने ये बात कही थी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आर कंडक्टेड, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो किस काम, किस पर्पज के लिए होता है? फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर, टीचर्स की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए कि ज्यादा मोटिवेट होके ये पढ़ाएं और अपने आप को, जॉब को अपने ऊपर सवार ना करें, टेंशन न लें। ये टू मेक दम बिजी, ये बड़े वेले हैं उस्ताद ननु मसरूफ रखो। टू यूज फंड, फंड का इस्तेमाल करने के लिए, मैं पैसा बहुत पिया है। टू मेक देम सेट डिसिप्लिन, के बंदे बन के बम डिसिप्लिन के साथ। तो ये पहले वाला ऑप्शन ठीक है कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के। पोस्ड कॉर्ब, जो कि किसने दिया था? बिग्स एंड कुलीज ने, नहीं नहीं, बिग्स एंड कुलीज ने, बरल वो दिए थे मैनेजमेंट के पोस्ट कॉर्ब 7 इसके अंदर हैं। तो सीओ स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, सीओ स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग। हाँ, गुलेक एंड उर्विक, जी जी जी, गुलेक एंड उर्विक ने दिए थे। बिग्स एंड कुलीज ने तो सोलो टेक्सानोमी दी थी, उसके अंदर ये सीओ जो है साथ हैं, तो सीओ जो है उस द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी इज, जब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्टिविटी कर रहे होते हैं तो ये क्या होता है? ये एफिशिएंसी होता है, इन काम को कम रिसोर्सेज के अंदर ज्यादा काम करना, एफिशिएंट होना, एफिशिएंट होना, तो ये एफिशिएंसी के अंदर आएगा। इफेक्टिवनेस होता है किसी को मुतासिर करने वाला, तो हमने कम कम वसाइल से ज्यादा प्रोडक्शन जनरेट करनी है। विच ऑफ दीज इज कम्प्लेक्स एक्टिविटी, कौन सा काम ना मुश्किल है? लर्निंग टू राइट, सीखने के बाद लिखना मुश्किल है। लर्निंग टू एक्सप्रेस, सीखने के बाद उसका इजहार करना मुश्किल है। लर्निंग टू रीड, सीखने के बाद उसको रीड करना मुश्किल है। लर्निंग टू अंडरस्टैंड, सीखने के बाद उसका अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। जी, एक्सप्रेस करना मुश्किल काम है, यानी जो चीज आपने पढ़ी है अब उसको अपने अल्फाज, उसको किसी को समझाना, उसको एक्सप्रेस करना मुश्किल है। पैराडाइम मीन, पैराडाइम किसे कहते हैं? ये रिसर्च पैराडाइम, करिकुलम पैराडाइम, क्या होता है? एग्जाम्पल को कहते हैं, बेसिक थ्योरी को कहते हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को कहते हैं, ऑल ऑफ द अबव। जी, पैराडाइम मीन, नहीं, डी गलत है, डी गलत है, डी ठीक नहीं है। पैराडाइम सी होता है, ठीक है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को कहते हैं किसी, यानी वो कोई चीज कैसे हो रही है, ठीक है, कैसे, उसका कैसे फ्रेमवर्क, करिकुलम का भी होता है रिसर्च में। तो पैराडाइम बेसिकली तरीकेकार है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को बोलते हैं। बिहेवियरिज्म एज ए स्कूल ऑफ थॉट ओव्स इट्स ओरिजिन टू, ये बिहेवियरिज्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? कौन बंदा था जिसे बिहेवियरिज्म की बात की थी? जेबी वाटसन। और कब 1878 में पैदा हुआ और 1958 के अंदर इसकी डेथ हुई। तो ये तकरीबन 80 साल की एज तो ये ले गया है जेबी वाटसन। अ टीचर शुड बी डैश टूवर्ड्स हिज स्टूडेंट, एक उस्ताद को अपने स्टूडेंट की तरफ क्या कैसा होना चाहिए? टॉलरेंट होना चाहिए, आउटस्पोकन होना चाहिए, सुप्रीम होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए।
ये टॉलरेंट नहीं एक छोटी टर्म है, इससे बड़ी टर्म हमारे पास मौजूद है, वो है सिंपैथेटिक। उस्ताद को अपने स्टूडेंट से हमदर्दी होनी चाहिए, ठीक है। सुप्रीम तो ऑलरेडी है ना उस्ताद, आउटस्पोकन बहुत बोलने वाला नहीं। मतलब देखें, टॉलरेंट बुर्दबारी उस्ताद अपने स्टूडेंट के हवाले से बड़ा मुहज्जब और बड़ा बुर्दबार हो उस्ताद, सब्र करने वाला हो, ये छोटी टर्म। सिंपैथेटिक ज्यादा उस्ताद को, यानी अगर मेरे अंदर हमदर्दी है ना बच्चों की, तो मैं दर्द के साथ पढ़ाऊंगा कि यार इनके कुछ बन जाए, यार ये रोजगार वाले या कुछ सीख के जाएं। तो सिंपैथेटिक थोड़ा ज्यादा जो है ना वो इस ब्रॉडर टर्म हो जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? अलीगढ़ की जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये कब बनी थी? कब बनी थी? क्योंकि 1875 में स्कूल बना, 1877 में कॉलेज बना, और 1921 के अंदर जो है वो आगा खान थर्ड ने, आगा खान की फंडिंग के बाद, ये 1921 के बाद ये यूनिवर्सिटी बन गई, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। आज भी एक मशहूर और एक बड़ी यूनिवर्सिटी है इंडिया की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। देवबंद मूवमेंट फोकस मोर ऑन विच टाइप ऑफ एजुकेशन? वो देवबंद वाले जो है ना, किस तरह की एजुकेशन के ऊपर? देखें, ये कुछ जगह पे 1920 है और कुछ जगह पे 21 है, ठीक है। 1920 भी है, मुख्तलिफ जगह पे 21 भी मिलता है। अगर किताब में 21 का ऑप्शन हो तो 21 कर दें, 1920 हो तो 20 कर दें। उम्मीद है दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों पाए जाते हैं। हमने अपनी प्रीवियस किताबों में जो मैट्रिक तक पढ़ी थी उसमें 20 पढ़ा था, क्वालिफाई गाइड वाले भी 20 कहते हैं, लेकिन बाद में आने वाली ज्यादा सारी किताबों ने 1921 लिखा है इसे। अच्छा, देवबंद मूवमेंट जो है ना, इस्लामिक एजुकेशन के ऊपर इन्होंने फोकस किया था, या रिजिड मौलवी टाइप ज्यादा कहा जाता है? और वही, ये क्वालिफाई गाइड में 20 लिखा हुआ है, तो इस वजह से सारे 20 ही पढ़ते हैं जिन्होंने क्वालिफाई गाइड से स्टार्ट किया होता है। तो बाद में मुख्तलिफ किताबों के अंदर देखे 21 बात कही जाती है, इंटरनेट भी 21 ही कहता है। हाउ इज द कम्पिटेंसी ऑफ अ टीचर जज्ड? किसी भी टीचर की कंपिटेंसी को कैसे जज किया जा सकता है? लेंथ ऑफ एसोसिएशन विद द स्कूल, कि उसमें उसने स्कूल के अंदर कितना टाइम गुजारा है। मीटिंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, एक बच्चे की जो नीड्स को कौन अंडरस्टैंड करता है, जो अंडरस्टैंड वो अच्छा टीचर है। जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जिसकी बुक पब्लिश हुई है, वो टीचर अच्छा है। जी, मीटिंग द नीड्स, जो बच्चों की जरूरत को समझता है ना, वो अच्छा उस्ताद है। Dash refers to inferring about the whole population based on the observation made on a small part। आप बड़ी जनरलाइज करने जा रहे हैं, यानी किसी चीज का रिजल्ट्स को एक बड़ी पॉपुलेशन पे अप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन वो लेते एक छोटे स्मॉल पार्ट से हैं, छोटी ऑब्जर्वेशन से हैं, छोटे छोटे कामों के रिजल्ट्स को आप बड़े लेवल पे अप्लाई करने जा रहे हैं। जी, इंडक्टिव हो गया। देखिए हम, मतलब कि ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन करके छोटे पार्ट के ऊपर अप्लाई करके बड़े पॉपुलेशन के ऊपर जा रहे हैं, थोड़े से संभाल की जब जाना, लोअर से अपवर्ड, बॉटम टू अपवर्ड जाना, ये इंडक्टिव अप्रोच होती है। तो ये इंडक्टिव इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन से, एग्जाम्पल से ऊपर जा रहे होते हैं, इस वजह से करके। डैश टाइप ऑफ टीचर मेंटेन एक्सीलेंट डिसिप्लिन इन द क्लास? कौन सा टीचर है जिसकी क्लास के अंदर बड़ा नज्म जब्त होता है, बड़ा डिसिप्लिन होता है? डेमोक्रेटिक की क्लास में डिसिप्लिन होता ही कोई नहीं है। जहां हम सब बच्चों को साथ लेके चल रहे होंगे, वहां कैसा, वहां डिसिप्लिन नहीं हो तो बच्चों को फिर माननी है, कहेगा ये कर लें वो कर लें, ये तो होगा नहीं। एग्जाल्टेड, एग्जाल्टेड का मतलब बस क्या था? एग्जाल्टेड खारिज, वो नहीं यार, एग्जाल्टेड था मेहनती, शायद इस तरह कुछ था नाम, मतलब हो रहा है एग्जाल्टेड, एग्जाल्टेड, ज्यादा कोई इस तरह काम करना, इस तरह था। अच्छा, घुटन, एग्जाल्टेड, अच्छा। डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेटिव, यहाँ पे कौन सा डाटा वर्ड है, जरा बताइए तो। डिक्टेटर एक बड़ी टर्म है या अथॉरिटेटिव बड़ी टर्म है? तो डिक्टेटर होगा, ठीक है। जो डिक्टेटर उस्ताद होगा ना, उसको उसके क्लास में ज्यादा डिसिप्लिन होगा अथॉरिटेटिव की निस्बत, क्योंकि वो जितना दबा के रखेंगे डिसिप्लिन तो तभी मेंटेन होगा ना, जितना डर पाला होगा। खतरनाक टीचर है, ऐसे ही है। The value and belief which are held by population are called?
वो वैल्यूज और बिलीव जो पॉपुलेशन, जो लोग सोचते हैं, जो लोगों का बिलीव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नहीं, लोगों लोगों के माइंड के अंदर एक बात है और लोग एक बात की सोचते हैं, वो वैल्यू उनके नजदीक ये है या कोई बिलीव है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाएगा, ठीक है ना। लोग ये कहते हैं, लोग का वैल्यू बिलीव है नहीं, एक यूनिवर्सल बात है, एक पक्की ठक्की बात है, एक हर कहीं आजमूदा बात है, हम इस तरह कह रहे होते हैं, तो ये यूनिवर्सल होगा, ठीक है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम इज, करिकुलम का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? पर्सनल सेटिस्फेक्शन, के किसी बंदे को, ये वाला देखें, पता 27 है, एंड टाइप ऑफ टीचर मेंटेन एक्सीलेंट डिसिप्लिन इन क्लास, यानी वो कौन सा टीचर होगा जिसकी क्लास के अंदर हाई डिसिप्लिन होगा, यानी बहुत ज्यादा बच्चे नज्म और जब्त का फॉलो कर रहे होंगे, तो वो उस्ताद होगा जो थोड़ा डिक्टेटोरियल होगा। यानी डेमोक्रेटिक एग्जाल्टेड तो हमने निकाल दिया, अथॉरिटेटिव और डिक्टेटर दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा कि जो डाढ़ा वर्ड है, डाढ़ा हमारे पंजाबी में कहते होते हैं, यानी जो थोड़ा सा ज्यादा है ना, सख्त अल्फाज हैं, सख्त लफ्ज है, वो है डिक्टेटरशिप। यानी जो टीचर बता किसी की बात सुनता नहीं होगा, डिक्टेटर होगा, अपनी बात मनवाता होगा, अथॉरिटी होगी स्ट्रांग उसके पास, और वो नुकसान, जैसे हम कहते हैं मिलिट्री कोर्ट से हमने बचना है, क्योंकि वो एक बंद कमरे के अंदर आपके ऊपर थोप देते हैं, मुसल्लत कर देते हैं फैसला अपना, ना आपको किसी वकील की इजाजत है, ना आप कोई जरा, ना कोई पब्लिक के सामने कोई चीज आती है, चुप करके आपको गिरफ्तार किया है, मिलिट्री में लेके गए हैं वहां अदालत में, और वहीं पे ही आपको जो है वो फांसी दे दी गई, किसी को कुछ पता नहीं क्या था, कैसे गिल्टी हुआ, क्या सबूत थे, कुछ भी नहीं। तो ये डिक्टेटर एक ऐसा खौफनाक सा अल्फाज है कि जहां पे किसी की कोई वैल्यू नहीं होती, बस वो जो ऊपर से एक होती है अथॉरिटी, वही होती है। पाकिस्तान का निज़ाम डेमोक्रेटिक हम बोलते हैं, जो तो सरासर झूठ है। पाकिस्तान एक डिक्टेटोरियल कंट्री है, जिसके अंदर एक वजीर आला भी जो है वो भी यानी मैं कभी सोच रहा था कि देखिए, कल वो उन्होंने एक वजीर, एक एमएनए को, हम कभी कभी सोचते हैं कि कोई एमपी एमएनए बड़ी ताकतवर होती हैं, तो वो एक एमएनए को, फीमेल एमएनए को उनके घर से घसीट के लेके आते हैं और उसको जूता तक नहीं पहनने देते। वो एमएनए 4-5 दफा एमएनए रही है। अब मतलब कि किसी सिविलियन की कोई औकात नहीं है हमारे कंट्री में, बिल्कुल कोई औकात नहीं है कि उसको, उनको ये नहीं है कि वो सीटिंग एमएनए है, 2-2.5 लाख वोट लेके आए हैं, उसके बावजूद जब उनको उन्होंने उठाना है तो उसको घसीट के लेके आएंगे। तो वजीर आला की क्या औकात है, उसे जूते मारते हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि जब इमरान खान को उतारा गया था जिस रात, उस रात इमरान खान को चपेड़ी भी पड़ी थी। तो ये चीज है, तो एक डिक्टेरियल कंट्री के अंदर हम रहते हैं। तो इस वजह से करके ना, ये मतलब वहां पे अथॉरिटी ज्यादा होती है, वहां पे अथॉरिटी ज्यादा होती है। ठीक है जी। मैं ना बड़ा कभी कभी हो जाता हूँ जज्बाती, तो मैंने अब न्यूज़पेपर पढ़ना भी छोड़ दिया है। मैं सोच रहा था कि मैंने अब कुछ ऐसा नहीं सुनना, क्योंकि ये परेशान नहीं करते हैं हम। तस्लीम, अगर हमें ना जल्द से जल्द तस्लीम कर लेना चाहिए कि हम गुलाम हैं, और हम एक गुलाम यानी ऐसे कंट्री में रहते हैं कि जिसके अंदर हमारी जबान पे, हमारे पाँव के अंदर जंजीरें डाली गई हुई हैं, और बस यही है कि हम अपनी रोजी रोटी के लिए दिल लगा के मेहनत करें, बस यही है कि अपना, अपने सर्वाइवल मूड में रहने के लिए मेहनत करें। अदरवाइज हमारी ना कोई, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमें ऊपर वाले जो चंद टुकड़े अता कर देंगे, तो वो बस हम उसी के ऊपर शुक्र गुजार रहें और अपनी मेहनत करें। चलिए, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम इज, पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। करिकुलम का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मैं खुद मुतमईन हो जाऊं। प्रिपरेशन फॉर जॉब, जॉब के लिए तैयार होना। एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर एडजस्ट हो जाऊं। चेंज इन बिहेवियर, इसका आंसर जो है वो एडजस्टमेंट इन सोसाइटी है, ठीक है। करिकुलम का ऑब्जेक्टिव यह है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम सोसाइटी से ले रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव हम करिकुलम के सोसाइटी से ले रहे होते हैं। अब सोसाइटी से, यानी अब ऑब्जेक्टिव यही है कि उसका सोसाइटी के अंदर एडजस्ट हो जाए, ऐसे ऑब्जेक्टिव हो जो सोसाइटी के, ऑब्जेक्टिव जो है ना करिकुलम का, किसी सेंस में आप शायद चेंज इन बिहेवियर कह सकते हो कि लर्निंग का, जैसे यानी कुछ सीखने के बाद बंदे का बिहेवियर चेंज हो जाए, कुछ सिखाने, करिकुलम सीखने के बाद। लेकिन असल ये है कि हमने सोसाइटी के अंदर एडजस्ट होना है, ठीक है। मेरी राय में, मेरी मजबूत राय में, ये एडजस्टमेंट इन सोसाइटी है कि हम करिकुलम के अंदर जो है सोसाइटी से ऑब्जेक्टिव ले रहे होते हैं, तो एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। द टाइप ऑफ करिकुलम विच होल्ड्स अ सेट लर्निंग इज कॉल्ड,
वो करिकुलम की टाइप जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेट होता है या कुछ चीजें होती है जो हम लर्न करते हैं, यानी जरूरी है वो लर्न करना। अ सेट लर्निंग या होल्ड अ सेट ऑफ लर्निंग के कुछ चीजों का मजमुआ होता है जिनको हम जरूर करते हैं, सेट लर्निंग। तो ये कोर करिकुलम होता है, ठीक है। जो जरूरी लर्निंग होती है, जो जिनको लाजिम करना होता है, जो सेट ऑफ लर्निंग है, तो वो कोर करिकुलम होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच रिजिस्ट द करिकुलम चेंज, कौन है जो करिकुलम चेंज की बात जो है वो करता है, करिकुलम की मुखालफत करता है? कौन है जो कहता है करिकुलम को नहीं बदलना चाहिए? वो टीचर है। टीचर कहता है यार एक करिकुलम को बार बार पढ़ाते हैं, तो नया करिकुलम होगा तो फिर हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो कैसे करेंगे, तो वही पुराना ठीक है। टेक्स्ट बुक बोर्ड इन ऑल द फोर प्रोवेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है तमाम प्रोवेंसेस के अंदर, वो किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है? डेवलपिंग करिकुलम, करिकुलम को डेवलप करने में, मॉनिटरिंग स्टूडेंट लर्निंग, पब्लिशिंग बुक, असेसिंग स्टूडेंट अचीवमेंट। जी, टेक्स्ट बुक का काम है प्रिंट करना, यानी देखिए करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है ना, ये फेडरल की डायरेक्शन से जब पॉलिसी बनती है करिकुलम चेंज हो जाता है। वो फ्रेमवर्क जो होता है ना वो जाता है उसके मुताबिक करिकुलम बनाना, बुक को बनाना, यानी कंटेंट बनाना, कंटेंट को पब्लिश करना। ये पीटीटीबी, पीटीबी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले जो है ये सारे काम कर रहे होते हैं, किताबें बनाना, लिखना, प्रिंट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। 1959 की पॉलिसी में ऐलान हुआ था, 62 में बने थे पहली करिकुलम की पॉलिसी। 1900 जो करिकुलम बनाने का बोर्ड बना था 1967 में बना था। पहली दफा करिकुलम जो चेंज हुआ था 1975 के अंदर हुआ था। असेसमेंट एंड एवेल्युएशन आर, असेसमेंट और एवेल्युएशन क्या है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मुसलसल असेसमेंट एवेल्युएशन चलती रहती है। डिस्क्रीट प्रोसेस है, कभी होता है कभी नहीं होता। सिस्टमैटिक है, एक तरतीब से सिस्टमैटिक हो तरीके से चल रहे होते हैं। ये इंटरमीडिएट प्रोसेस, इंटरमीडिएट क्या होगा पता नहीं। खैर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये बार बार असेसमेंट चलती रहती है, एवेल्युएशन जो है आज की कल फिर करेंगे, फिर अगले दिन करेंगे, ये चलता रहता है। The process of all collection, synthesis, and interpretation of information to aid the teacher in decision making is known as, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन करना, सिंथेसिस करना, इंटरप्रेट करना, अब ये सारी क्या काम हम कहाँ पे कर रहे होते हैं? असेसमेंट के, देखिए हमने, मैं डिसीजन की बात कहाँ पे की, कहीं पे की है? आप जो एवेल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्या मैंने कहीं पे डिसीजन की? प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, सिंथेसिस, इंटरप्रेट, वर्ड की वर्ड याद रख लें, जहां हम इंटरप्रेट की बात कर रहे होते हैं ना, इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन, वो असेसमेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे ये बात करता ना, मैं कहता कि यहाँ पे, अच्छा सॉरी सॉरी, डिसीजन मेकिंग की बाट हो गई है, टू एड द डिसीजन, डिसीजन नहीं, नहीं ये असेसमेंट की होगा। देखिए यहाँ पे बात हो रही है जो एवेल्युएशन है ना, उसकी बात वो कह रहा है कि ये हमें मदद करती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो अब काम तो हम असेसमेंट का कर रहे हैं, ये डिसीजन मेकिंग तो बाद में, डिसीजन मेकिंग कर नहीं रहा। थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझिएगा। द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, आप कलेक्ट करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, ताकि इसलिए इंटरप्रेट करते हैं कि वो एक टीचर की मदद कर सके, एड द टीचर इन डिसीजन मेकिंग, वो टीचर की मदद कर सके डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग कर नहीं रहे, हम डिसीजन कर नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये काम हम इंटरप्रेट इसलिए करें, इसलिए करते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो उसकी मदद कर सकें। अब डिसीजन की किया नहीं है, हम स्टेप बिफोर हैं। जी बिल्कुल, थोड़ा स्टेटमेंट को समझें, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं टू ऐड द टीचर इन डिसीजन मेकिंग, कि ताकि टीचर डिसीजन मेकिंग कर सके। डिसीजन कर नहीं रहे तो असेसमेंट होगा, ठीक है। स्टेटमेंट को थोड़ा सा इसलिए ना फोकस करके पढ़ा करें। The way of judging how well student is doing by looking at his work during educational process is, अब आ गई है बात जजिंग, लव वर्ड की क्या आ गया? जजिंग, कि किस तरह वो जज करते हैं। द वे ऑफ जजिंग हाउ वेल कि स्टूडेंट कैसे काम, अब जजिंग की बात आई है, डिसीजन मेकिंग या जजिंग आ जाए तो फिर वो की वर्ड है एवेल्युएशन के, इंटरप्रिटेशन की वर्ड है असेसमेंट का, ठीक है। द करिकुलम ऑफ विच एजुकेशनल लेवल फोकस ऑन लाइफ स्किल, लाइफ स्किल यानी आप बच्चों को लाइफ स्किल जो सिखाते हैं, किस एज से किस क्लास से सिखाना शुरू कर देते हैं?
लाइफ स्किल में आता है कि क्रिटिकल थिंकिंग करना, क्रिएटिविटी होना, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना, वैल्यूज का सिखाना, ठीक, क्रिटिसाइज कैसे करना, इस तरह की चीजें हम कहाँ से सिखाना शुरू कर देते हैं। इसका ना सेकेंडरी ऑप्शन ठीक रहेगा। मैट्रिक लेवल का बच्चा ना हमारे पास वो फार्मल के अंदर आ जाता है, ठीक है, और फार्मल के बंदे की मेंटली ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है। अब यहीं पे हम उसे सिखाना शुरू कर देते हैं कि बेटा कम्युनिकेशन कैसे करनी है, क्रिटिसिज्म, किसी चीजों के बारे में क्रिटिसिज्म कैसे करना है, यानी किसी चीज की क्रिएटिविटी क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, ये चीजें हम कहीं ना कहीं सिखाना शुरू कर देते हैं। तो मोस्ट सूटेबल आंसर जो है सेकेंडरी है, अदरवाइज इसके ऊपर वाले सभी में हम सीख ही रहे होते हैं। कुछ लोग इसको मिडल भी कहते हैं, लेकिन मिडल थोड़ा छोटा लेवल हो जाएगा, सेकेंडरी ज्यादा मुनासिब रहेगा। एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मेकअप कैन बी मेजर्ड बाय द डैश टेस्ट। किसी भी शख्स का इंडिविजुअल का जो मेकअप है, साइकोलॉजिकल मेकअप, ये किस चीज से पता चलेगा? यानी आप किसी शख्स को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि यह साइकोलॉजिकली कैसे है, कि कैसे पता चलेगा, किस तरह आप उसको जज करेंगे? तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट से पता चलेगा, ठीक समझे, कि किसी भी शख्स की जो हमें हम मेकअप होता ही जहरी है, मेकअप जहरी, तो जहरी सूरत जब आप उसकी पर्सनैलिटी से पता चलेगा, उसके साथ दो बोल बोलने से, एक दो उसके साथ थोड़ा बैठ के खाना खाने से पता चल जाएगा कि ये बंदा क्या सोचता है, क्या करता है। थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज प्रेजेंटेड बाय, बाबे ने थ्योरी ऑफ एक्चुअलाइजेशन दी थी। मास्लो की जो थ्योरी ऑफ नीड है ना, हायरार्की ऑफ नीड, उसको ये थ्योरी ऑफ एक्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। 5 स्टेज फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। व्हाट इज द मेजर पेनल्टी अंडर एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल? कौन सी मेजर पेनल्टी है पीडा एक्ट के अंदर? रिडक्शन टू अ लोअर ग्रेड एंड रिकवरी ऑफ लॉस, कि उसको उसको लोअर ग्रेड पिछले स्केल के अंदर धकेल देना उसको और उसकी रिकवरी करना, कंपल्सरी रिटायरमेंट, उसको जबरदस्ती जबरी रिटायर कर देना, रिमूवल डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, उसको परमानेंटली जॉब से निकाल देना और कभी उसको जॉब में आने का मौका ना देना, सरकारी नौकरी कभी भी नहीं कर सकता, हमेशा के लिए बैन कर देना, या ऑल ऑफ द अबव। ये सारी जबरी चीजें हैं, सारी क्या हैं, जबरी चीजें। द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग अदर्स, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं हम टूवर्ड्स द अकम्प्लिश ऑफ सम ऑब्जेक्टिव, के कुछ ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट किस में आएगा? अच्छा, सी कैसे कह रहे हैं? लीडरशिप जो है ना, ये कहीं ना कहीं अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं लीडरशिप वाले। वो कहते हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंस की बात होगी, मोटिवेशन की बात होगी, सर्विस की बात होगी, प्यार मोहब्बत से उनको मोटिवेट करने के, यानी उसको इंस्पायर करके, उनको असिस्ट करके, उनको गाइड करके, उनको इस तरह के जो काम करवा रहे होते हैं ना, वो लीडरशिप में आ जाते हैं। ठीक है, लीडरशिप तो एक ऐसा बंदा होता है जो कहता है कि हम सब मतलब मिल के काम करेंगे और अपने, अब जो वो डायरेक्ट नहीं कर रहा होता, अहकामात नहीं दे रहा होता, ठीक है, यानी कि डायरेक्टिंग, जो ना जो लीडर होता है ना, लीडर अहकामात नाफिज नहीं करता, हाँ जी ये कर लो, लीडर उनके साथ होता है। यानी अगर धूप में आप जल रहे हैं तो लीडर भी आपके साथ जलेगा, अगर आप भूखे हैं तो आपके साथ लीडर भी भूखे, वो डायरेक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, जब तो प्यार मोहब्बत वाले अल्फाज हो जाते हैं ना, तो फिर ये लीडरशिप की तरफ आ जाते हैं। लेकिन जब अल्फाज थोड़े सख्त हैं, तो उस सूरत के अंदर डायरेक्टिंग अदर्स की बात हो रही है, डायरेक्ट कर रहे हैं, हुक्म नाफिज कर रहे हैं, हाँ जी ये कर लो आप, तो ये थोड़ा मैनेजिंग के अंदर आएगा, ठीक है। ये मैनेजर जो बंदा है ना, वो चीज ऑर्गेनाइज करता है और रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करता है और हर एक को हुक्म देता है कि आप फलां फलां काम करो, आपके जिम्मे ये ड्यूटी, आपके जिम्मे ये ड्यूटी। जो भी लीडरशिप की स्टेटमेंट होगी ना, लीडरशिप अपनी अपनी स्टेटमेंट से ही पहचानी जाएगी, ठीक है। लीडरशिप वाला जब कोई सवाल ऐसा आए, तो लीडरशिप उसका आंसर तो पहचाना जाएगा कि यार उसके अंदर लीडरशिप, ये चीजें ना, हम लीडरशिप में ये अथॉरिटेटिव, ये सारी लीडरशिप में भी हम इसको शामिल कर लेते होते हैं। बाकी ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वो खास स्पेसिफिक है। कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेट, अब लफ्ज कोऑर्डिनेट आ गया है ना, तो आपके जहन के अंदर कीवर्ड याद हो जाने चाहिए।
स्टिमुलेट करना, डायरेक्टिंग करना, द ग्रोथ ऑफ ए टीचर इज द पर्पज ऑफ। अब बताइए कोऑर्डिनेट की वजह से कौन सा कीवर्ड होगा? नहीं सर अर्षित साहब गलत समझ रहे हैं। कोऑर्डिनेट करना का मतलब होता है कि मिलजुल के करना, और वो सुपरविजन में होता है। यार मैं आपके साथ काम करवाता हूँ, मैनेजमेंट नहीं हो गया, सुपरविजन है। देखिए कीवर्ड है हमारे पास कोऑर्डिनेशन, यानी ऐसा कि हम लोग जो है मिलके, मैं आपके साथ काम करवाता हूँ, जहां मसला है मैं हाजिर हूँ। तो कोऑर्डिनेट होता है वो बंदा जो जो सुपरविजन में आता है। अगर ये अकेला होता ना, स्टिमुलेट करना, डायरेक्ट करना, तो फिर हम इंस्पेक्शन की तरफ आ जाते हैं कि वो वाले सिर्फ हुक्म देते हैं, देखते हैं चीजों के कर कैसे रहे। ये सुपरविजन होगा इसका। ये स्टिमुलेशन भी एक पॉजिटिव ही है कि हाँ जी, उनको मोटिवेट करना कि आप ये काम करो। डेवलपमेंट बजट इंक्लूड्स, डेवलपमेंट जो बजट होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? जी, जब हम कोई नई लाइब्रेरी बनाएं, नई लेबोरेटरी बनाएं, नया फर्श बनाएं, नई बिल्डिंग बनाएं, नया स्ट्रक्चर खड़ा करें, कुछ नई इन्वेंशन करें, नई बनाए चीजें, वो होता है डेवलपमेंट बजट, वो होता है डेवलपमेंट। और जब हम रनिंग कास्ट कर रहे हो, सैलरीज दे रहे हैं, कोई निज़ाम, कोई सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं, कोई बिजली के बिल, कोई बिल्डिंग की मेंटेनेंस, ये हमारे आते हैं नॉन डेवलपमेंट बजट में। सिलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव इज, जब हम मुख्तलिफ अल्टरनेटिव से किसी एक फैसले के ऊपर जा रहे होते हैं, सिलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन, एक एक्शन की तरफ जाते हैं, अमंग वेरियस, बहुत सारे अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद है, डिसीजन होता है, यानी फैसला करना, यानी चॉइस करना, जब मुख्तलिफ ऑप्शन है उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना, ये डिसीजन होता है। क्लास जैसे ही एंड होगी आपने फौरी ज्वाइन कर लेना है, और हमें अभी 20-25 सवाल और करने हैं ताकि वो हम कर लें, ठीक है। ऑल ग्रांट्स एक्सपेंडिचर ये लिखे जाते हैं कैश रजिस्टर में, जितना पैसा आया, जितना लगा, ये सारा कैश रजिस्टर के अंदर लिखा जाता है। एसीआर, एक्रीडेंशियल एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ठीक है।